तो वहाँ से कवर कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा सा ये ग्राउंड ये बता देते हैं इंसुलेशन क्या होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे एटमॉस्फेयर का लेयर वगैरह क्या होता है, ये सब तो कवर हो गया, यूट्यूब पे डाल दिए, देख लेना। बाकी अब यहाँ पे आ जाते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन तुम लोग को पता क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, हम कल भी बताए थे, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कितना सोलर एनर्जी धरती पे आ रहा है, समझ में आ गया ना? एटमॉस्फेयर में कितना सोलर एनर्जी आ रहा है उसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं, समझ में आ गया ना? अब देखो इंसुलेशन जो होगा, पहले इंसुलेशन के बारे में जानो। इंसुलेशन क्या लगता है तुमको, दुनिया में हर जगह सेम होगा? नहीं होगा इंसुलेशन हर जगह सेम, क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड्स में इंसुलेशन अलग होगा, है ना? अलग अलग लैटिट्यूड में अलग होगा। इक्वेटर वाला रीजन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ज़्यादा इंसुलेशन होगा एज कम्पेयर टू पोल्स वाला एरिया, क्योंकि इक्वेटर वाला रीजन में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेट लाइट पड़ रहा, डायरेक्ट लाइट पड़ रहा, तो इंसुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा इक्वेटर में, और पोल्स में क्या होगा, कम होगा। ऐसे करके तुमको बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि पहला क्वेश्चन मान के चलो ऐसे आ जाएगा सेंटेंस में कि इंसुलेशन पूरा दुनिया में बराबर रहता है, तो आदमी सोचेगा धूप तो सब जगह पड़ता है तो बराबर होगा, हो सकता है जो तैयारी नहीं करेगा ऐसा सोच लेगा। बट एक्चुअली में अब हम लोग जानते हैं कि इंसुलेशन हर जगह अलग अलग होता है ना? 0 डिग्री में ज़्यादा होगा, 90 डिग्री में बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ पे स्लैंटिंग रेज जाता है ना, तिरछा रेज जाता है कि नहीं? जैसे मान के चलो ये बल्ब को हम लोग मान लेते हैं सन, तो देखो ना तुम यहाँ पर डायरेक्ट रोशनी आ रहा है, लेकिन तुम उधर देखो और उधर देखो स्लैंटिंग रेज जा रहा है ना, तो वहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है एज कम्पेयर टू जो यहाँ एनर्जी मिल रहा है, वो दोनों में बहुत क्या बोलते हैं, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। तो उसी तरह से हम लोग समझेंगे कि अर्थ में भी सन का जो रोशनी आता है उसका ऐसा ही प्रभाव रहता है, समझ में आ गया ना? तो पहला तो चीज क्लियर हो गया कि इंसुलेशन सब जगह अलग अलग रहेगा, है ना? दूसरा चीज कि इंसुलेशन जो होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, बहुत सारा चीज पर डिपेंड करेगा। जैसे इंसुलेशन तो आ रहा है, अब इंसुलेशन डायरेक्टली रिलेवेंट टेम्परेचर से भी होगा, जो एरिया जब में ज्यादा इंसुलेशन आएगा वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा रहना चाहिए, है ना? वैसा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन अब वही हम लोग पढ़ेंगे आगे कि टेम्परेचर किस किस चीज पे मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि सेम लैटिट्यूड में इंसुलेशन तो बराबर आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है तो वहां पर गर्मी का बजाय ठंडा पड़ रहा है, समझ गया ना? जैसे मान के चलो हम लोग एक रीजन देख लेंगे, जब मैप देखेंगे तो मान लो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड का, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड में मान के चलो अगर वहां पर जो इंसुलेशन आ रहा है वो पूरा 30 डिग्री लैटिट्यूड में तो बराबर आ रहा है लगभग लगभग, तो अब ऐसे में तो सब पूरा 30 डिग्री लैटिट्यूड में एक मौसम होना चाहिए, है ना? सेम टेम्परेचर लगभग लगभग होना चाहिए। बट हम लोग देखेंगे कि जो पहाड़ी एरिया रहेगा 30 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर में, जो पहाड़ पे रहेगा वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू जो प्लेन्स में रहेगा। और उसमें भी हम लोग देखेंगे जो कॉन्टिनेंट के अंदर वाला भाग रहेगा उसमें टेम्परेचर और ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जो कोस्टल एरिया है। तो मतलब कहने का हो गया सेम लैटिट्यूड में भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, समझ में ना? क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड और पोजीशन ऑफ दैट प्लेस भी मैटर करता है ना? सिर्फ हम लोग ये पढ़ ले रहे इंसुलेशन वो एकदम प्लेन एरिया में पढ़ ले रहे कि एकदम धरती का जो सतह वो बराबर है, बट ऐसा तो है नहीं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर क्या है, तो उसकी वजह से भी तो इंसुलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे आगे, समझ में आगे ना? इंसुलेशन की वजह से और क्या क्या होता है। तो इंसुलेशन जो धरती की ओर आती है, तुम लोग को बताएं कि सारा का सारा धरती में डायरेक्टली नहीं आ जाती, मतलब सन से अगर 100 यूनिट निकला तो पूरा 100 यूनिट धरती पे थोड़ी ना आ जाती है, समझ में आया? अगर पूरा का पूरा 100 यूनिट आ जाए तो हम लोग झेल ही नहीं पाएंगे उतना टेम्परेचर को। तो सबसे पहले इंसुलेशन आती है हो जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर में वो आ ही नहीं पाती है, मतलब आई बाहरी लेयर से टकराई और भाग गई, समझ में आ गया ना? वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, समझ में आ गया ना? हमारा आउटर एटमॉस्फेयर जो हो गया चादर की तरह है, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो यानी कि धरती के सतह पर, सतह यहाँ पर है ना हमारा, ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है, सतह यहाँ पर है हमारा, धरती के सतह पर तो ये 35% आ ही नहीं पाई, समझ में आ गया ना? बचा 65%, समझ में आ गया ना? बचा 65%। अब बचा जो 65% उसमें भी देखो एब्जॉर्प्शन हो जाता है 14% का, मतलब ये भी धरती में नहीं आ पाई है, मतलब धरती के सतह पे नहीं आ पाई है, ठीक है ना? ये एब्जॉर्ब हो जा रही है, मतलब जो वहां पे डस्ट पार्टिकल रहेगा, समझ में आ गया ना? वाटर वेपर रहेगा, ये सब बहुत सारा चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ में आ गया ना? उसके बाद फिर बचा हुआ 51% जो है, बचा हुआ 51% जो है वो धरती के सतह पर देखो आएगी, बचा हुआ 51%। अब ये जो बचा हुआ 51% है ये एक्चुअली में धरती का सरफेस को हीट करती है, समझ में आ गया ना? मतलब धरती का सतह को कौन एक्चुअली में हीट कर रहा है? ये 51% जो धरती पे फॉल हो रहा है, सरफेस पे फॉल हो रहा है, समझ में आ गया ना? अब ये 51% धरती को करेगी हीट। अब तुम लोग को हम बताए थे कि धरती जो हीट होगी वो ज्यादातर क्या होता है, बाहर जाता हुआ करंट की वजह से होता है। तो ये धरती का सरफेस तो यहाँ पे हीट हो जाएगा, किससे? इंसुलेशन से। बट इसका जो एटमॉस्फेयर होगा वो इससे हीट नहीं होता। एटमॉस्फेयर कैसे हीट होगा? जब वो रेडिएट बैक करने लगेगा, समझ में आ गया ना? अब ये धरती रेडिएट बैक करने लगेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा अरे बाबू कहाँ जा रहा, पकड़ लेगा हीट को, समझ में आ गया ना? हीट को ट्रैप कर लेगा, क्योंकि अब इसका वेवलेंथ हो गया बड़ा। जब धरती पे आता है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है? छोटा,
ट्रांसपेरेंट रहता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जैसे ही भागने का कोशिश करेगा तो उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ओपेक बन जाएगा और उसको पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा। उसी तरह बहुत सारा जो गैसेस है वो लोग भी इसको क्या करेगा, ट्रैप करने लग जाएगा। तो इस तरह से धरती पे जो होता है हीट क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे सन अगर रहे नहीं रहे, मतलब सन तो अपना पोजीशन में ही है, धरती जब गोल गोल घूमती है तो शाम में तो शाम ढल गया, लेकिन जब सूरज नहीं है तो भी हम लोग का धरती गर्म रहता है ना। क्यों? उसका रीजन क्या है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा गैसेस है वो क्या करता है ना, धरती का हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, ट्रैप करके रख लेता है। अगर सोचो अगर ये सब गैसेस नहीं रहता है ना, तो हमारा भी टेम्परेचर चांद की तरह हो जाता। होता कि नहीं होता? दिन में पूरा एकदम टेम्परेचर है 50-60 डिग्री सेल्सियस और रात में एकदम -150 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, है कि नहीं? इस तरह का एक्सट्रीम टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता। बट धरती पर रिलेटिव टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये सारा गैसेस क्या होता है ना, हीट को ट्रैप करके रख लेता है। समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब इसी में आएगा अगला टॉपिक जो हम तुम लोगों को लिखा रहता है, हीट बजट ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया ना? हीट बजट ऑफ द अर्थ इसी में आएगा, ठीक है। हीट बजट में हम लोग क्या देखते हैं, देखो, रुको नोट्स खोलने दो। हीट बजट में हम लोग क्या देखेंगे, हीट बजट में हम लोग देखेंगे कि ये हमारा है सन, ठीक है ना, ये सन जो है और ये हमारा अर्थ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अर्थ हो गया, अर्थ को जानबूझ के बड़ा बनाए क्योंकि यहाँ पे काम करना है, अर्थ हो गया। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ से सन का रोशनी आ रहा है, तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि अभी वही वाला फिगर को यहाँ पे दिमाग में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक रफली हम लोग ये वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा है, मान लो ये वाला एरिया मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर का भाग है। समझ में आ गया ना? ये मेरा एटमॉस्फेयर है जो मान लेते हैं शुरू का लगभग ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर तक मानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? ये मेरा एटमॉस्फेयर का भाग है। समझ में आ गया ना? ये मेरा एटमॉस्फेयर का भाग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा, जब सन का रोशनी आ रहा है, ठीक है ना, सन का रोशनी आ रहा है, तो यहाँ पे सन का रोशनी आया, हम लोग को बताएं, मान के चलो यहाँ पे 100 यूनिट यहाँ से निकला, 100 यूनिट यहाँ से हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना, सन से। तो यहाँ से सबसे पहले तो 35 यूनिट जो होगा, 35 यूनिट जो है वो तो अर्थ का ऊपर से ही चला गया। 35 यूनिट जो हमारा है वो अर्थ का सरफेस में टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर से टकरा करके वापस चला गया। अब यहाँ पे बचा 65 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट में हम लोग घटा दो, 100 में से 35 घटा दो, ठीक है ना, कितना बच गया, 65 यूनिट बच गया, ठीक है ना। अब 65 यूनिट हमारे धरती की ओर आ रहा। अब ये 65 यूनिट में भी तुमको पता है 14% लगभग हमारा डस्ट वगैरह एब्जॉर्व कर लेगा। अब 14% जो है इधर डस्ट वगैरह है, ये लोग थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्व कर लिया, तो 14% तो हमारा डस्ट हो गया, वाटर वेपर हो गया, ओजोन हो गया, ये लोग सब मिल करके एब्जॉर्व कर लिया, है ना। 14% तो ये लोग एब्जॉर्व कर लिया। अब धरती में आ रहा सिर्फ 51%, आ रहा है 51%। अब धरती में जो एक्चुअली में सरफेस में आ रहा है सन, यहाँ पे आके टकरा रहा है, वो कितना है, 51% है कि नहीं, वो 51% के आसपास है। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब ये 51% को भी डायरेक्ट 51% मत समझो, अब 51% तो धरती का सरफेस में टकराई है, ठीक है ना। अब सरफेस तो हीट होगी, तुमको पता है, सरफेस हीट होने के बाद क्या करेगी, रेडिएट करेगी हीट को। अब सरफेस जब 51% या 51 यूनिट हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, 51 यूनिट यहाँ पे आके टकरा गई है, ठीक है ना। अब 51 यूनिट हीट कर रहा है सरफेस को, तब 51 यूनिट में से देखो क्या होगा, 51 यूनिट में से तो भागने का कोशिश करेगा जब अर्थ रेडिएट कर रहा है, तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा कहाँ भाग रहे हो, अब यहाँ पे टकरा करके वापस ये भागने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? धरती गर्म हो गया, अब धरती का सरफेस गर्म होने के बाद वो रेडिएट कर दी एनर्जी को, तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, CO2 मौजूद है, बोल रहा कहाँ जा रहे हो, उसको पकड़ लेगी, यानी कि 34 यूनिट लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेगी। समझ में आ गया ना? 34 यूनिट क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लेगी, भागता हुआ हीट को, तो 34 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर ली। अब बचा आपका 17 ही यूनिट। अब 17 यूनिट जो एनर्जी है वो क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ट्रैप कर पाई, उसका भी एक लिमिट है, कुछ कुछ भाग ही जाता है। समझ में आ गया ना? तो 17 यूनिट आपका स्पेस में वापस जा करके रेडिएट हो गई, मतलब वापस स्पेस में चल गई, हमारे एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अपना स्पेस में चली गई। समझ में आ गया ना? तो ये होता है जो सूरज से रोशनी आता है उसका पूरा का पूरा स्टोरी। फिर से समझ लो, 100 यूनिट सूरज से निकली, समझ में आ गया ना, हम लोग माने 100 यूनिट सूरज से निकला, जिसमें से 35 यूनिट जो है, 35 यूनिट जो है वो तो रास्ता में ही बाहरी एटमॉस्फेयर से टकरा करके वापस चला गया, तो सिर्फ 65 यूनिट हमारा, 65 यूनिट ही हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर में आ पा रहा। कितना आ पा रहा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, 65 यूनिट। अभी 65 यूनिट में भी से सारा नहीं आ पा रहा सरफेस पे, क्योंकि 14% या 14 यूनिट के आसपास में डस्ट पार्टिकल, ओजोन वगैरह ये सबको ट्रैप करके रख ले रही है रास्ते में ही, तो हमारा धरती पे आ रहा है 51%। अब 51% जो हमारा धरती पे आया, यानी कि 51 यूनिट हमारे एग्जांपल में जो आया, अब वो धरती 51 यूनिट को क्या की, एब्जॉर्ब की, धरती का सरफेस हो गया हीट,
कंडक्शन की वजह से तुम लोग को बताएं कल कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन की वजह से ये अपना सामने वाला एयर को हीट करेगी, फिर कन्वेक्शन की वजह से वो सामने वाला एयर अपना सामने वाला एयर को हीट करेगी। ऐसे करते करते कन्वेक्शन करंट डेवलप हुआ, और जब हीट भागने का कोशिश की तो लगभग 34 यूनिट को कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ ली कि कहाँ जा रहा है ना, वो एब्जॉर्ब कर ली। तो 34 यूनिट तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ ली, और बाकी 17 यूनिट जो हो गया उसको कोई नहीं पकड़ पाया, वो स्पेस में चला गया। तो ये पूरा हीट हो गया जो धरती पे आया, उसका पूरा स्टोरी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, जो 4 लाइन तुमको छोड़ने बोले थे वो यहाँ से देखो। अब देखो धरती पे देखा जाए तो 34 यूनिट ये वाला है ना, और 14 यूनिट जो हम लोग का शुरुआत में ये ओजोन वाला लेयर को एब्जॉर्ब कर लिया था, है ना। तो धरती पे देखो तो 34 + 14 यानी कि आपका हो गया 48%, यानी कि 48 यूनिट हम लोग का एग्जाम्पल में 48 यूनिट एनर्जी हम लोग ट्रैप कर लिए जो सन से आया। एटमॉस्फेयर में है ना, हमारा एटमॉस्फेयर का भाग ही है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं, वो कहाँ निकल रहा है, वो तो आया, फिर से सुनो लेक्चर को, वो तो आया यहाँ पर 35 यूनिट तो पहले ही चला गया। ये 14 यूनिट को तो हमारा क्या बोलते हो, डस्ट पार्टिकल, ओजोन लेयर, ये सब क्या बोलते हो ये किया, एब्जॉर्ब किया। तो ये सब को भी तो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ओजोन लेयर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है ना, तो उसको तो हम लोग मानेंगे ना एटमॉस्फेयर का पार्ट। तो हमारा धरती यानी कि सरफेस और प्लस एटमॉस्फेयर दोनों मिल करके जो हमारा सरफेस में 65 यूनिट ये इंटर किया था, जो हमारा सरफेस में 65 यूनिट इंटर किया था, 100 को मत देखो, हमारा यहाँ पर 65 यूनिट इंटर किया था, एटमॉस्फेयर और धरती दोनों में मिला के बोल रहे हैं। तो 65 यूनिट जो हमारा इंटर किया था एटमॉस्फेयर में, उसमें से हम लोग लगभग इतना कितना बोलते हैं 48 जो है 48 यूनिट को हम लोग एब्जॉर्व किए और बाकी 17 यूनिट को भेज दिए। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर एज पर ज्योग्राफी हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो 48 यूनिट हमारा धरती एब्जॉर्व किया है, मतलब इसको एटमॉस्फेयर को मिला करके, उतना ही 48 यूनिट जो है वो रेडिएट बैक भी टोटली करता है। टोटली 48 यूनिट ही रेडिएट बैक करता है, मतलब जितना एब्जॉर्व करता है उतना ही रेडिएट बैक भी करता। अब देखो तुम समझो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब 65 यूनिट जो हमारा धरती पे आया, 65 यूनिट जो धरती पे आया उसको समझो, हमारा 48 यूनिट एब्जॉर्व हुआ और 48 यूनिट को ही धरती रेडिएट बैक कर देती है। अब देखो 48 + 17, 17 यहाँ पे रेडिएट बैक की थी, तो 48 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट हो जाता है बताओ, 65 यूनिट हो जाता है। और यही 65 यूनिट हमारा धरती में आई थी जो सन वहां से आया था, है ना, एटमॉस्फेयर में। तो यानी कि नेट 65 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर में आया और नेट 65 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर में गया, समझ में आ गया ना, रेडिएट बैक भी कर दिया आफ्टर एब्जॉर्बिंग सारा चीजें, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ, यानी कि हीट बजट ऐसा है कि धरती का ना टेम्परेचर बढ़ता है ना घटता है। देखो ये आइडियल केस में बताएं, ऐसे धरती का टेम्परेचर पिछला लगभग 100 साल से बढ़ ही रहा थोड़ा थोड़ा, है ना। पिछला 100 साल में देखा जाए तो हम लोग लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ ही गए, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट किया हम लोग, मीथेन ज़्यादा एमिट किए, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जलाएं इसलिए। बट ये हमारा ज्योग्राफी का मतलब कॉन्सेप्ट है कि पूरी धरती जो होता है वो हीट बजट पे काम करती है, इसीलिए धरती पे आज भी लाइफ पॉसिबल हो पाया है। क्यों? क्योंकि जितना धरती रेडिएट बैक करती है उतना ही धरती अब्जॉर्व करती है, तो जितना इनकमिंग रेडिएशन है उतना ही आउटगोइंग रेडिएशन है, तो धरती का टेम्परेचर मोटा मोटी बना रहता है वैसा। समझ में आ गया ना। वो एक्सेप्शन है कि अभी मतलब हाल फिलहाल में हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वाला जो बैलेंस वो बिगड़ रहा है। ये बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट हो गया है एटमॉस्फेयर में, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ट्रैप कर रही है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट कर रही थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर तुम्हारा 34 यूनिट को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब क्या हो गया, अब धरती का बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो अब 34 की जगह 36 यूनिट एब्जॉर्ब कर रही मान लो, है ना। समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ गया है। समझ में आ गया ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो अपने आप में कोई बुरा गैस नहीं है, हम लोग बेचारे को बदनाम करके रखे हुए, ऐसा नहीं है बुरा गैस। लिमिट में रहे तो बहुत अच्छा गैस है, क्योंकि लिमिट में रहने से क्या होगा कि ये क्या बोलते हो, एक अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रखेगी, तो टेम्परेचर हमारा धरती का रहने लायक बना रहेगा। बट एक्सेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि एक्सेस होगा तो क्लाइमेट चेंज वगैरह होने लग जाएगा, जो ग्लेशियर से वो पिघलने लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब प्रॉब्लम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, समझ में आ गया ना। बाकी नॉर्मल में रहे तो सही है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। तो इसको जो 4 लाइन तुम लोग छोड़ा था ना, अब उसको लिख लो, अब हम फिर से ना एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लिख लो वहाँ पर कैसे क्या है, हीट बजट क्या होता है, ठीक है। अगर भूल गई तो YouTube में देख लेना फिर से। क्या भूल गया? अरे अपना देसी लैंग्वेज में लिखो ना, कि इतना सूरज आलो इतना गेलो, ऐसे जैसे तुम समझ पाए। अपना नोट्स एकदम ऐसे ही लिखना चाहिए। क्या हेल्प कर दें तुम लोग को? तब तो फिर ठीक है रुक्मिनी।
सुने रुक्मिणी, तुम मेरा पूरा वीडियो 2x में देख के कंप्लीट करके आई है क्या? अरे अभी भाई बता रहा था, पूछे क्या एक दो सवाल? नहीं, हो गया तुम लोग यहाँ तक? बढ़े आगे? ठीक है, आगे बढ़े। ये सब पढ़ाई दिए हैं, कैसे क्या होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन बता दिए कल, है ना? एक बार फिर से रिवाइज चलो, आ गया तो सामने करवा देते हैं। जैसे हमारा धरती जो है तुम लोग को पता है ना, तीनों प्रोसेस से गर्म होता है, हीट तीनों प्रोसेस होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना? कल का वीडियो देख लेना, हम फिर से बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था, ठीक है ना? तो देखो कंडक्शन से क्या होता है, ग्राउंड गर्म होता है। कल तुम लोग को बताए थे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन, तीनों प्रोसेस बताए थे, है ना? कंडक्शन में क्या होता है, वो सटा हुआ रहेगा, जो हीट का सोर्स है उसे सटा रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये गर्म हुआ, यहाँ वाला हवा इससे सटा हुआ है, तो कंडक्शन के थ्रू ये गर्म हो गया, है ना? कन्वेक्शन के थ्रू इसका ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहा है ना? कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हीट अप करता है। कंडक्शन में लगातार तुम लोग केमिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो कंडक्शन में क्या होता है ना, जैसे लगातार हीट का सोर्स के साथ वो संपर्क में रहता है ऑब्जेक्ट, है ना? कन्वेक्शन में वो सोर्स के साथ संपर्क में नहीं रहता, उसका मॉलिक्यूल जा करके हीट करता है। और रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में समझ लो कोई ये नहीं रहता, डायरेक्ट सनरेज आता वो रेडिएट करता, जो एनर्जी रेडिएट करता उसके थ्रू हीट होता है। तुमको अगर हम समझाए क्लास के हिसाब से ऐसा समझो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मान के चलो यहाँ पर 10 लड़का का हम लाइन लगवा दिए हैं और लास्ट लड़का को हमको ये वाला कॉपी देना है, तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा, हम दिए कॉपी, ठीक है ना? वो ऐसे करके गया, अपना कॉपी लेकर के चला गया, समझ में आ गया ना? डायरेक्टली लेकर के चला गया, ये हो गया कंडक्शन का प्रोसेस। कन्वेक्शन में क्या होगा, हम इसको दिए, वो उसको पास किया, वो उसको पास किया, वो उसको पास किया, वो उसको पास किया, ऐसे करते करते वहां तक पहुंचा, ये कन्वेक्शन में हो गया। रेडिएशन में क्या होगा, हम कॉपी फेंक करके डायरेक्ट दे दिए, समझ में आ गया ना? तो ये होता है रेडिएशन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं तुम लोग, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, समझ में आ गया? तो ये होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू, और ये तीनों प्रोसेस है, हमारा हीट जो होता है वो धरती जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है ना? आगे बढ़े, सेम प्रोसेस। अच्छा, एक एडवेक्शन करंट छूटा हुआ है, चलो बता देते हैं। देखो अब एडवेक्शन क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन तो समझ में आ गया। कंडक्शन क्या हो रहा है, नीचे से धरती को ऊपर की ओर हीट कर रहा है ना? नीचे से धरती को और ऊपर की ओर हीट कर रहा है। कन्वेक्शन और ऊपर की ओर हीट कर रहा है ना? हवा को हवा का ऐसे करके हीट कर रहा है। एडवेक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल हीटिंग ऑफ द अर्थ। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ठीक है ना? अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो तुम लोग समझता ही होगा। वर्टिकल ये है, ये भी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मींस होता है जो ऐसे लेटा हुआ है ना, तो हॉरिजॉन्टल हीटिंग जो करता है उसको एडवेक्शन कहते हैं। अब देखो एक्चुअल में कन्वेक्शन से ज्यादा एडवेक्शन पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से लू वगैरह चलता है। जो लू हम लोग देखते हैं चलते हुए, वो क्यों चलता है, क्योंकि एडवेक्शन करंट की वजह से चलता है। वो लू कभी ऐसे नहीं चलता नीचे से ऊपर की ओर, है ना? लू हमेशा दिखना ऐसे करके चलती है ना? जब हम लोग गर्मी का मौसम में, इस बार तो गर्मी ही नहीं आई, नहीं तो लू तुम लोग को बताते क्या होता है जून जुलाई में, हर साल तो आती थी। तो जब लू रहेगा जून जुलाई में तो दिखना बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, है ना? क्योंकि हीट वेव्स आती है डायरेक्ट, है ना? तो ये एडवेक्शन करंट की वजह से आता है। तो समझ में आ गया एडवेक्शन करंट क्या है? ये होता है हीट ही का ट्रांसफर, बट हीट का ट्रांसफर वर्टिकल रूप में नहीं, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूप में जो हीट का ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया ना? हाँ, हवा की वजह से होता है। विंड मूवमेंट हम पढ़ाएंगे चैप्टर, उसमें बताएंगे विंड मूवमेंट में, समझ में आ गया ना? अभी तुम यही समझो कि धरती में जो हीट हो रहा है वो जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो रहा होता है विंड की वजह से, उसको एडवेक्शन बोला जाता है। इसी की वजह से लू आता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अरे तुम लोग लिख लो, तुम लोग लिखेगी नहीं, याद रहेगा। आगे बढ़े, ये तो हो ही गया। ये वही चीज है सोलर रेडिएशन जो आ रही है धरती पे, ठीक है ना? चलो अब देखो 3 हीटिंग जोन्स ऑफ द अर्थ, है ना? टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और ये फ्रिजिड जोन तुम लोग शायद लिख लिया है ना? तो देखो यहाँ टॉरिड जोन होता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, समझ में आ गया ना? तो टॉरिड जोन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रहेगा, ये वाला एरिया को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। तुम लोग देखो लिखा है 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि पूरा पूरा ट्रॉपिकल जोन है कि नहीं? इसी को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है ना? तुम लोग पढ़ता ही नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना? पूरा पूरी ट्रॉपिकल जोन जो होता है वो टॉरिड जोन के अंदर में ही आता है, समझ आ गया ना? ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है जो टॉरिड जोन के अंदर में आता है। क्यों टॉरिड जोन का क्या खासियत है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, लगातार यहाँ पे धूप रहता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ये सब कुछ खासियत है टॉरिड जोन का, समझ में आ गया ना? टॉरिड नाम से ही थोड़ा लग रहा थोड़ा सा खतरनाक टाइप का, है ना? तो इसीलिए टॉरिड जोन समझ लो जहाँ पे ज़्यादा धूप रहता है, समझ में आ गया ना? उसके बाद जाओ टेम्परेट।
टेम्परेट जोन होता है जो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहेगा। तुम लोग देखो अभी अभी मैच भी चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, है ना। तुम देखो वहाँ पर जो वहाँ पे अगर इनकेस क्रिकेट तुम लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर का जो वेदर होता है वो टेम्परेट जोन होता है। इंग्लैंड का जो वेदर हो गया, पूरा यूरोप का जो वेदर है वो किस में आता है, टेम्परेट जोन में आता है। समझ में आ गया ना, ये है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन आपका यहाँ से यहाँ 23.5 से 66.5 नॉर्थ में और 23.5 से 66.5 साउथ में, ये होता है आपका जाकर के टेम्परेट जोन। समझ आ गया ना। पूरा जो यूरोप है, पूरा यूरोप, ये पूरा यूरोप इधर है, पूरा यूरोप जो है वो आपका टेम्परेट जोन में आता है। इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना, ये रीजन टेम्परेट जोन में आता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुमको पता है ना सनराइज क्या होता है, स्लैंटिंग जाता है ना। अगर हम लोग सन को यहाँ पे बना दें सन को, तो सन यहाँ पर डायरेक्ट हीट हो रहा है ना, तो ये टॉरिड जोन हो गया। बट यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा स्लैंटिंग जा रहा है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो चूंकि स्लैंटिंग जा रहा तो पावर नहीं है ना उतना, समझ में आ गया ना, इसीलिए क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट या टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। फ्रिजिड जोन, नाम से ही लग रहा फ्रिजिड है ना, फ्रिज हो गया मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। तो फ्रिजिड जोन यानी कि ऊपर में नॉर्थ पोल जो आ गया और नीचे में जो साउथ पोल आ गया, ये दोनों फ्रिजिड जोन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग रेज जाता है और ये हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, तो इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। समझ में आ गया ना। तीनों धरती का जो हीट जोन्स की वजह से हम लोग बांटे हैं, तो ये तीनों धरती का हीट के वजह से बांटा हुआ है ना, टेम्परेचर के वजह से बांटा हुआ है। ये हम लोग क्लासीफाई किए हैं हीट के बेसिस पे। समझ में आ गया ना, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। कोई दिक्कत है इसमें? देखो ये वही चीज़ को मतलब समझा रहा है मोटा मोटी। समझ में आ गया ना। ये जो पूरा आपका एरिया हो गया, समझ में आ गया ना, ये ज़्यादा ले लिया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये जो एरिया ज़्यादा हो गया ये आपका थोड़ा हो गया ट्रॉपिकल जोन का। समझ में आ गया ना। ऊपर में देखो ये वाला एरिया जो इधर थोड़ा सा जा रहा है ऊपर साइड, वो हो गया आपका मॉडरेट क्लाइमेटिक जोन का, और नीचे में जो ये पूरा एरिया दिख रहा है ये आपका हो गया फ्रिजिड जोन। समझ में आ गया ना, जो पूरा पूरी बर्फ से एनी टाइम ढका रहता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है समझा दिए तुम लोग को, अच्छा लिखवा दिए। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है फिर से, कि जो सन रेज आती है धरती पे, वो सन रेज डायरेक्टली धरती को हीट नहीं करती है। अगर धरती को सन रेज हीट करती तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते वैसे वैसे बढ़ता। बट हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं कि टेम्परेचर ऊपर जाने से, सॉरी हाइट ऊपर जाने से टेम्परेचर क्या होता है, घटता। हम लोग देखे हैं, है ना। तो अगर ये फिनोमिनन हो रहा है इसका मतलब धरती ऊपर से हीट नहीं हो रही है, धरती नीचे से हीट होती है। धरती जब नीचे से हीट हो रही है तो इसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। समझ में आ गया ना। जो धरती नीचे से हीट हो रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। समझ में आ गया ना। कुछ नहीं है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ हीट कर रही है एटमॉस्फेयर को, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। समझ में आ गया ना। ये वही चीज़ है जो अभी तुम लोग को हम समझा चुके, ठीक है ना। अब आ जाओ, अच्छा ये टॉपिक पढ़ाने से पहले हेडिंग डालो, क्या पता है, रुको बता रहे हैं। हीट बजट लिख लिया ना, हाँ लिखो, हेडिंग डालो फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर। मतलब जो टॉरिड जोन वगैरह हम लोग देखे हैं उसी में सबसे हेडिंग डालो छोटा सा, उसके बाद इसको बताते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। सबसे पहले लैटिट्यूड। ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन सा फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है आपका जाकर के, है ना। सबसे पहले लिखो लैटिट्यूड, सबसे पहले लिखो लैटिट्यूड। हो गया लैटिट्यूड, ऑब्वियस सी बात है लैटिट्यूड तो अफेक्ट करेगा ही, है ना। इसमें समझाने का बात नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं लैटिट्यूड क्या होता है। जैसे हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर क्या क्या फैक्टर है, सबसे पहले तो है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है तुम लोग को बताएं हम, कि अर्थ को हम लोग जो है, ये अर्थ है हमारा, तो अर्थ को हम लोग बांटे हैं ना। ये हो गया आपका इक्वेटर, 0 डिग्री आपका इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये आपका 23.5 डिग्री हो गया, ये कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न ऊपर में नॉर्थ पोल हो गया और नीचे में साउथ पोल हो गया। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीज़ें ना, कितना रिपीट करें। तो ये जो आपका एरिया, ये टेम्परेचर जहाँ जहाँ, जैसे ये लैटिट्यूड का टेम्परेचर जैसा तुम लोग पढ़ा थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। ये लैटिट्यूड का टेम्परेचर तुम लोग अभी बताएं कि थोड़ा सा शार्प रहेगा क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ रहा। तो ऑब्वियस सी बात है लैटिट्यूड तो जैसा रहेगा सनरेज वैसा ही पड़ेगा, है ना। लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पोलर रीजन का टेम्परेचर कम होगा। अगर लिखना है तो लैटिट्यूड में बस थोड़ा सा लिख लेना यही सब चीज़, कि पोलर रीजन में कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये हो गया लैटिट्यूड का कहानी। दूसरा एल्टीट्यूड, ठीक है ना। एक तो लैटिट्यूड समझ में आ गया, दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, ठीक है ना। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। अब तुम लोग जान रहा है जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। देखो ना, तुम हिली एरिया में जाओ, हिली एरिया में दार्जिलिंग चल जाओ, शिमला चल जाओ, थोड़ा सा जैकेट पहनना पड़ेगा इस मौसम में हम लोग को, है ना। बट वही हम लोग जैसे नीचे आते हैं प्लेन एरियाज में तो हम लोग को गर्मी लगता है ना। तो एल्टीट्यूड का क्या रिलेशन है टेम्परेचर से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया एल्टीट्यूड का।
तीसरा लिखो डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, तीसरा लिखो डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से दूरी, सी मीन समुंदर से दूरी, है ना। समुंदर से दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो वो इसलिए क्योंकि ये अगर आपका मेरा समुंदर है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान के चलो ये बिल्डिंग विल्डिंग है, ये कोस्टल एरिया स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया मेरा स्टार्ट हो गया, ये मेरा समुंदर है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलता है, तुम लोग को पढ़ा ही होगा ये सब चीज, लैंड ब्रिज सी ब्रिज क्या होता है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, क्या होता है बताओ। ठीक है, देखो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज यहाँ पे चलेगा। समझो ऐसा कि जो कोस्टल एरिया होता है ना, जो समुद्र के पास रहता है, वहाँ पे काफी बैलेंसिंग टाइप का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगा। गर्मी का दिन में भी, गर्मी के दिन में हालत खराब करेगा, ठंडा के दिन में टी शर्ट पहन के भी आदमी वहाँ पे घूमता है। मुंबई महाराष्ट्र ये सब जो एरिया हो गया, पूरा महाराष्ट्र वाला, पूरा मुंबई वाला एरिया हो गया, ये सब में आदमी ठंडा के दिन में, हम लोग यहाँ पे स्वेटर जैकेट कंबल सब ओढ़ के, और वो लोग टी शर्ट में घूम रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कितना जाएगा, 28 डिग्री 30 डिग्री जाएगा, समझ आ गया ना, उससे नीचे नहीं जाएगा। बहुत गया रेयर तो 25 डिग्री 22 डिग्री, उससे रेयर नहीं जाएगा, समझ आ गया ना। तो क्या पता चला, इतना नॉर्मल टेम्परेचर है, इतना में आदमी आराम से घूमता फिरता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो किसके इन्फ्लुएंस में आता है, वो सी के इन्फ्लुएंस में आता है, वो सी के इन्फ्लुएंस में आता है, समझ आ गया ना। सी का इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलता है। अब तुम लोग को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, सब एनसीईआरटी में पढ़ना चाहिए क्लास 6-7 का, लेकिन चलो हम बता दे रहे हैं। सी ब्रीज क्या होता है, जब हवा सी से लैंड की ओर चलती है, और लैंड ब्रीज होता है जब हवा लैंड से सी की ओर चलती है, ठीक है ना। ये कब होता है, तुमको पता होगा कि जो धूप होता है, सन जो होता है, वो धरती को और समुद्र को अलग अलग टाइप में हीट करती है ना। धरती का जो एरिया होता है, जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया होता है, जो जमीन होता है, जमीन ज़्यादा स्पीड में ठंडा हो जाता है, जमीन ज़्यादा स्पीड में गर्म भी हो जाता है। समुद्र जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, और ज़्यादा टाइम भी लेता है ठंड होने में, ठीक है ना। तो ये दोनों रीजन की वजह से यहाँ पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलता है। अब तुम लोग ब्रिज कैसे चलता है, मतलब हवा जब भी बहती है तो हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लेकर के लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी, समझ आ गया ना। तो जहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि वहाँ पे हवा गिरती है, समझ आ गया ना। और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि हवा वहाँ से उठती है। ये हम लोग विंड क्लास में पढ़ेंगे, समझ आ गया, इसीलिए अभी तुमको स्पीड में बता रहे हैं, विंड में हम लोग पढ़ लेंगे ये वाला चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि सी और लैंड ब्रिज चलता है, क्योंकि क्या होता है ना, डिफरेंशियल है आपका जाकर के, ये हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलते हो विंड वाला में, अभी नहीं बता रहे पूरा डिटेल में, क्योंकि हम लोग को ये पढ़ना है, अगला टॉपिक हम लोग को यही रहेगा, समझ आ गया ना, तो उसे मैं बता देंगे। तो ये समझ में आ गया ऊपर ऊपर से कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज़ होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो आगे, एयर मास एंड ओशियन करेंट, एयर मास एंड ओशियन करेंट। अब ये भी हम लोग को पढ़ना, ओशियन करंट भी हम तुम लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अभी फिर से अगेन नहीं समझाते उतना डिटेल में, अभी बस लिख लो। एयर मास क्या होता है, जैसे गर्म हवा अगर कोई एरिया से बहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का टेम्परेचर गर्म कर देगी, और ठंडा हवा अगर वहाँ से बह रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का टेम्परेचर ठंडा कर देगी। तो ये एयर मास हो गया। ओशियन करंट क्या होता है, पूरा मतलब समझ लो ना, समुद्र में भी एक पानी जो लगातार बहती है उसको, उससे करंट का फॉर्मेशन होता है। करंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है हॉट करंट, एक होता है कोल्ड करंट। जो एरिया में कोल्ड करंट, मतलब जो एरिया कोल्ड करंट के पास पड़ती है वहाँ पे डिजर्ट जनरली बनता है, समझ में आ गया ना। और जो एरिया हॉट करंट के पास आती है वहाँ पर ज़्यादातर बारिश होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे ओशियन करंट्स वाला चैप्टर में, तो अभी लिख लो, अब उस समय बताएंगे, अभी इसको लिख लो, समझ में आ गया ना। ओशियन करंट और एयर मास की वजह से भी टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। रुक्मिणी कुछ पूछ रही है क्या? वाटर वेपर तो देखो, वाटर वेपर तो ऑब्वियसली हर ही जगह है, समझ आ गया ना। इक्वेटर वाला एरिया में देखो क्या लैटिट्यूड से वाटर वेपर भी, देखो ये सब चीज़ तुम ऑप्शन में देखना क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे तो और बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, वाटर वेपर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, बहुत सारा फैक्टर हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो अभी वाटर वेपर इसी पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड्स पे ही डिपेंड करता है। जो एरिया ऐसा जोन्स में, जैसे टॉरिड जोन्स में है, टॉरिड जोन में सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ता है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा,
वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, समझ में आ रहा है ना, मॉडरेटिंग जो क्लाइमेट होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये लैटिट्यूड के अंदर में एक तरह से आ गया, समझ में आ गया ना। अलग से भी लिखना तो लिख सकती है, समझ में आ गया ना, ऐसा कोई ये नहीं है। तुम लोग को ऑप्शन में देखना, एग्जाम में जो ऑप्शन दिया गया वो कैसा, उसके हिसाब से रूल आउट करना। लैटिट्यूड से ही तुम्हारा वाटर वेपर डिसाइड हो जाएगा, समझ में आ गया ना। जो लैटिट्यूड तुम्हारा ज़्यादा हीट हो रहा है ऑब्वियसली बात है, और अगर वहाँ पे पानी का सोर्स है तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू वो लैटिट्यूड जहाँ पर अब पोलर एरिया में थोड़ी ना वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हीटे नहीं हो रहा उतना, है ना। वही बात है, इक्वेटर में पूरा भर भर के वाटर वेपर बनेगा, समझ में आ गया ना। तो ये सब सारा रीजन है, समझ में आ गया रुक्मिनी, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोग का, लास्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का है ये। अब ये क्या दिखा दिए हम, है ना, इसको बोलते हैं आइसोथर्म्स, ठीक है ना। आइसोथर्म्स स्पेलिंग लिख लेना, AISOTHERM, आइसोथर्म्स, ठीक है। ये क्या है, आइसोथर्म्स है। आइसोथर्म्स क्या है, समझो इसको टेक्निकली। आइसोथर्म्स मतलब समझो पूरा दुनिया का एक ऐसा मैप है जिसमें हम लोग सेम टेम्परेचर का एरिया को मार्क करते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे ये वर्ल्ड मैप है, पीछे देखो, पीछे साइड क्या है, बैकग्राउंड में वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ये लाइन क्या है ना, सेम टेम्परेचर का लाइन है, मतलब जो पूरी दुनिया में कौन सा एरिया में सेम टेम्परेचर है उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो उससे हम लोग को क्या बन जाएगा, आइसोथर्म बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास करके यूपीएससी का ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, समझ में आ गया। एसएससी में बहुत कम चांस से पूछेगा, बट है तो बता दे रहे हैं। तो ये आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म होता है जब हम लोग पूरा दुनिया का लैटिट्यूड्स को इस हिसाब से कनेक्ट किए कि सेम टेम्परेचर अगर हर जगह रहे तो क्या होगा। यानी कि जो ये वाला लाइन तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे -40 है, तो ये वाला लाइन में पूरा तुम देखो, यहाँ पर ये वाला ये तालाब -40 छोड़ दो, यहाँ पे देखो ये वाला लाइन को -30 देखो, ये -30 वाला लाइन को देखो, तो ये -30 वाला लाइन पूरा एकदम उधर तक -30 ही रहेगा। यानी कि दुनिया में ये वाला जगह, फिर ये वाला जगह पे -30, यानी कि इधर तुम्हारा ज़्यादा टेम्परेचर है, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत है। यानी कि ये लाइन डेविएट करता है ना। ये लाइंस क्यों डेविएट करता है तुमको पता है, कहीं पर माउंटेन से, कहीं पर प्लेन एरिया, कहीं पर डेजर्ट है ना। तो ये लाइंस क्या होता है, डेविएट करता है, समझ में आ गया ना। तो ये लाइन अगर हम लोग इधर से निकाले, मान के चलो अटलांटिक ओशन की तरफ से निकाले, नॉर्थ अमेरिका की तरफ से निकाले, और उसको ले जा रहे हैं हम लोग एकदम एशिया की तरफ, तो इस तरह से जाएगा। ये -30 का लाइन है, तो -30 का लाइन इस तरह से जाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से -30 का लाइन जाएगा, समझ में आ रहा है, इस तरह से -30 का लाइन जाएगा। और एक चीज देखो, तुम लोग इसको नोट करके क्या क्या दिमाग में ला सकता है, देखो यहाँ पर चलो 25 डिग्री वाला एरिया को गौर से देखो, तुम लोग को कुछ अंतर नजर आएगा। 25 डिग्री में बहुत डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा होगा, क्या है रीजंस बताओ। इतना ज्योग्राफी तुम लोग को पढ़ा दिए, अगर आंसर नहीं देगा तो फिर क्या मजा आएगा। 25 डिग्री वाला लाइन देखो, देखो यहाँ पर इधर से निकला, इधर यहाँ तक 25 है, ठीक है, फिर यहाँ से अचानक डेविएट कर गया, फिर यहाँ, फिर अचानक से डेविएट, फिर यहाँ, कैसे ऐसे हो रहा है इतना डेविएट 25 डिग्री वाला। अच्छा, और उसके साथ साथ तुम लोग 5 और 10 डिग्री वाला भी लाइन देखो, तीनों को चलो एक साथ देखो। अब बताओ, यहाँ पे डेविएशन बहुत नहीं है, उधर डेविएशन पूरा है। हाँ कॉन्टिनेंट थोड़ा थोड़ा तो सही बोल दिया है, कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होगा वाला बात नहीं है, लेकिन ठीक है कॉन्टिनेंट तुम बोलिए मोटा मोटी, देखो अच्छे से। हाँ ठीक बोल रहा है, अपना अपना दिमाग लगाओ ना, हम फिर बताते हैं 1 मिनट में। हाँ यहाँ पर तो ओशियन है इसलिए कांस्टेंट रहेगा, ये बात तुम लोग सही बोल रहा है, ठीक है ना। देखो ओशियन में ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, पूरा समतल है, पूरा ओशियन सब जगह। तो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा ओशियन भरा हुआ है ना। तो पूरा साउथ वाला हेमिस्फीयर में देखो टेम्परेचर मोटा मोटी कांस्टेंट है। देखो ये वाला लाइन कितना सीधा है, 10 वाला है ना, देखो यहाँ भी मोटा मोटी सीधा ही स्ट्रेट लाइन है ना। वही लाइन है तुम्हारा 5 डिग्री वाला, है ना, सेम लाइन है। लेकिन तुम देखो 25 डिग्री वाला लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर, यहाँ से लाइन जा रही है 25 डिग्री वाला, देखो जहां जहां लैंडमास आ रहा वहां वहां डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तुमको। देखो यहाँ पर लैंडमास आया, डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई, फिर यहाँ पे देखो लैंडमास आया, ठीक है ना। ये लैंडमास कौन सा, अफ्रीका वाला है, ठीक है ना। ये लैंडमास जैसे ही आया, देखो खतरनाक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला, फिर आपको इधर जाने को मिला। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग का आपका जाकर के ये आ रहा, क्या बोलते हो, लैंडमास आता है, वैसे वैसे खतरनाक टाइप का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्यों खतरनाक डिफ्लेक्शन, क्योंकि तुम लोग को बताएं लैंड और सी अलग अलग टाइम में गर्म होता है, अलग अलग टाइम में ठंडा होता है ना। कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर से गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि लैंड मास और सी का मिलान हो रहा है। तो जहाँ जहाँ लैंड मास और सी का मतलब मिलान होगा, है ना, वहाँ वहाँ टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये वाला एरिया में जो
25 डिग्री सेल्सियस है, सेम यहाँ पे पाने के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मिल रहा तुमको, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग को ये देखना मिलेगा, क्योंकि अगर तुम ये वाला एरिया में रहेगी ना, यही वाला एरिया में रहेगी, तो यहाँ पे अगर मान के चलो आइसोथर्मल लोग यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये वाला रीजन में टेम्परेचर शायद 45 डिग्री या 40 डिग्री होगा, क्योंकि लैंड मास है, ये जल्दी हीट हो रहा है ना। तो अगर हम लोग आइसोथर्म को ऐसे ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये गलत आइसोथर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है ना सी के मुकाबले में, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर लैंड का टेम्परेचर, जब सी का टेम्परेचर यहाँ पे सोचो 25 डिग्री है, तो लैंड का टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री भी पहुंच सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला लाइन को ले लेते हैं, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा, इसीलिए ये लाइन यहाँ पे नीचे आ जाता है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये वाला रीजन यहाँ का रीजन के बराबर है, क्योंकि ये लैंड मास है ना, तो लैंड मास में ये वाला रीजन यहाँ का रीजन के बराबर है, समझ में आ गया ना। यहाँ वाला ये वाला 25 डिग्री आपका सेल्सियस होगा। और फिर देखो, फिर जैसे ही तुम्हारा समुद्र का एरिया आया, वैसे वैसे फिर ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, फिर लैंड मास आया, फिर नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो जहां जहां लैंड मास आ रहा वहां वहां नीचे चल जा रहा है, समझ में आ गया ना। क्या बता रहा है इसको, डिफ्लेक्शन से क्या पता चल रहा है हम लोग को, ये डिफ्लेक्शन से यही पता चल रहा है कि समुद्र और लैंड मास अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हीट होती है, समझ में आ गया ना। तो आइसोथर्म समझ में आ गया, जब हम लोग सेम टेम्परेचर का एरिया उसको दुनिया में कनेक्ट करते हैं तो उसको आइसोथर्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा दुनिया का है, देखो 0 डिग्री का, 5 डिग्री का, और 5-5 के अंतर में जनरली इसको लिया जाता है, समझ में आ गया ना। पहले 0 डिग्री का देख लो कौन कौन सा एरिया है, फिर 5 डिग्री वाला एरिया देख लो, फिर 10 वाला देख लो, फिर 15 वाला देख लो, फिर 25 वाला देख लो, ऐसे करके हम लोग इसको बांटते हैं, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है? 20 और 25 में देखो अच्छा खासा डिविएशन है, और 25 और यहाँ पर देखो ये वाला रीजन में भी अच्छा डिविएशन है, और ये वाला रीजन में भी अच्छा डिविएशन है। बाकी सब में देखो यहाँ पर काफ़ी मतलब समझ क्लोज में टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बट इधर मोटा मोटी देखा जाए तो वेरिएशन एज कम्पेयर टू यहाँ कम है। तो ये सब देखो, ये सब एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है, एसएससी में सिर्फ इतना ही पूछेगा आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को दिमाग में रखना आइसोथर्म क्या है, दुनिया का वैसा लाइन्स है जो हम लोग ड्रॉ करके रखे हैं, है ना, अलग अलग लैटिट्यूड्स में, जहाँ पर सेम टेम्परेचर का बात होता है, सेम टेम्परेचर यहाँ पे मेन चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि लैंडमास के पास ये डेविएट करता है, बस हो गया खत्म, इतना ही काफ़ी रहेगा, समझ में आ गया ना। लैंडमास के पास ये डेविएट करता है, क्यों? क्योंकि समुद्र और लैंडमास अलग अलग टाइम में हीट होता है, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है? हो गया। तो यही है आइसोथर्म। तो यहीं तक रहेगा आज का, अगला क्लास में और बताएंगे जो भी बचा हुआ, ठीक है।